खबर बहुत बड़ी है और वो खबर इसी हफ्ते आ सकती है। पहले इस आंकड़े पर गौर कीजिए दोस्तों, 46,584 मौतें गजा में इस्राएली कार्रवाई में, इस्राएली सैनिक कार्रवाई में इतनी मौतें हुई हैं जिनमें अधिकतर औरतें और बच्चे हैं। अब खबर यह आ रही है कि कतर के अंदर इस्राएल और हमास के बीच जो मध्यस्थता चल रही है, इसी हफ्ते दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सकता है। इस बात को लेकर उम्मीदें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, मगर आपको कुछ चेहरों पर गौर करना पड़ेगा क्योंकि इनके किरदार बहुत अहम हैं। और वो चेहरे कौन से हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि यह समझौता हो जाए। उनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जेक सलिवन, वो लगातार मिस्र जाकर वहां के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, कतर में मंत्रणाएं कर रहे हैं और पुरजोर कोशिश लगा रहे हैं। इसके बाद दूसरा चेहरा, आने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का किरदार जो है उसको लेकर दो तरफा खबरें आ रही हैं। यह भी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप काम बिगाड़ सकते हैं, मगर दोहा से कुछ जानकार कह रहे हैं कि अगर यह मामला यहां तक पहुंचा है तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और आखिरी चेहरा आपके सामने, इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। कहने को यह समझौता इसी हफ्ते हो सकता है, मगर बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी ही पार्टी के अंदर से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनकी अपनी ही पार्टी लिकुद पार्टी के कई जो सांसद हैं वो इस युद्ध विराम का विरोध कर रहे हैं। मामला बहुत दिलचस्प हो गया है दोस्तों, मगर यह समझौता बहुत जरूरी है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, कम से कम 50,000 लोग गजा में मारे जा चुके हैं। और अगर यह युद्ध विराम हो जाता है तो ये जो नरसंहार चल रहा है उस पर एक विराम लगेगा, क्योंकि पिछले 24 घंटों में इस्राएल 70 बेकसूर लोगों को गजा में मौत के घाट उतार चुका है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अल जजीरा में क्या ताजा जानकारी आई है आपके स्क्रीन पर। कतार के अमीर के साथ बैठक के बाद जारी एक बयान के मुताबिक हमास प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि गजा युद्ध विराम वार्ता अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। गजा में अल जजीरा की टीम के मुताबिक जैसे जैसे युद्ध विराम आगे बढ़ रहा है, गजा के निवासी आशावाद और गहरे शक का मिश्रण व्यक्त कर रहे हैं। यानी कि उनके जहन में आशावाद भी है और गहरा शक भी है। चिकित्सा सूत्रों के मुताबिक अल जजीरा को बताया गया है कि सोमवार सुबह से लेकर अब तक गजा में इस्राएली हमलों में कम से कम 70 फलस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें आज 12 लोग शामिल हैं, क्योंकि उत्तरी गजा में इस्राएल की घेराबंदी 100 दिन का आंकड़ा पार कर गई है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इस्राएल पर हमला किया था और करीब 1,500 बेकसूर इस्राएली मारे गए थे। और उसके बाद इस्राएल ने जवाबी कार्रवाई में तमाम हदों को पार कर दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अब तक गजा के अंदर करीब 46,584 लोग मारे जा चुके हैं। और यह आधिकारिक आंकड़ा है क्योंकि अनऑफिशियल आंकड़ा 60,000 को छू रहा है। अब यहां पर दो तरह की खबरें आ रही हैं। एक तरफ इस्राएल और हमास के बीच बातचीत चल रही है, मगर दूसरी तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले 24 घंटों में 70 बेकसूर फलस्तीनी मारे गए हैं। यानी कि कहने को यहां पर युद्ध विराम पर बातचीत चल रही है, मगर इस्राएली सेना की कार्रवाई भी जारी है। अब ये दोनों चीजें आपस में कैसी चल रही हैं, यह अपने आप में शक व शुबा पैदा करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पूरे घटनाक्रम में कई पात्र हैं और यह पात्र बहुत अहम हो जाता है अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 जनवरी को सत्ता संभाल रहे हैं। ट्रंप का किरदार बहुत दिलचस्प हो जाता है दोस्तों। ट्रंप के आने के बाद क्या इस शांति प्रक्रिया को धक्का लगेगा, या फिर ट्रंप अपने आप को शांति मसीहा स्थापित करने वाले हैं? क्योंकि ट्रंप की तरफ से कई विरोधाभासी संकेत आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कतर, जहां बातचीत हो रही है, वहां के जानकार ट्रंप की मौजूदगी को लेकर काफी आशान्वित हैं, काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस पूरी बातचीत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया था, और यह बयान बहुत चिंताजनक है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर 20 जनवरी को उनके पदभार ग्रहण करने से पहले बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा।
यानी कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप यहां पर पूरी तरह से असहज हो रहे हैं, उतावले हो रहे हैं। और आप जानते हैं यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आप उतावले नहीं हो सकते। हालांकि कतर से लगातार आवाजें आ रही हैं कि यह मामला अगर यहां तक पहुंचा है, अगर मामला युद्ध विराम के मुहाने तक पहुंचा है, या फिर अगर हमें युद्ध विराम दिखाई दे रहा है, शांति की एक उम्मीद दिखाई दे रही है, तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं डोनाल्ड ट्रंप हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, और अगर यहां पर समझौता हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप की निगाह भी कहीं ना कहीं नोबेल शांति पुरस्कार पर है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर कतर से किस तरह की आवाजें आ रही हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह हैं मोहम्मद अल मसरी, जो कि प्रोफेसर हैं मीडिया स्टडीज एट दोहा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज। उन्होंने क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। यह मुख्य अंतर, नया परिवर्तन है जो समीकरण में प्रवेश कर गया है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। वो स्पष्ट रूप से इस युद्ध विराम को चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अल मसरी ने यह बात अल जजीरा को बताई। उन्होंने कहा, बाइडेन प्रशासन की ओर से इस बारे में बहुत शोर शराबा होने वाला है कि उन्होंने इस युद्ध विराम को कैसे आगे बढ़ाया, लेकिन सच्चाई यह है कि इसे ट्रंप द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। अल मसरी ने कहा कि ट्रंप हाल के दिनों में नेतन्याहू पर बहुत सख्त रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो का हवाला दिया जिसे ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया था, जिसमें इस्राएली प्रधानमंत्री की विदेश नीति की आलोचना की गई थी। अल मसरी कहते हैं, मुझे लगता है अब हर कोई काफी आशावादी है और हम फिनिश लाइन को पार करने जा रहे हैं। मगर क्या ऐसा हो पाएगा? क्या गजा के लोग शांति की सुबह देख पाएंगे? क्या एक मां अपने घर में बगैर इस खौफ के सो पाएगी कि इस्राएल द्वारा छोड़ा गया एक ड्रोन उसके बच्चे को मौत के घाट न उतार दे? ये तमाम सवालात हैं जो मुंह बाहे सामने खड़े हैं। समानांतर तौर पर आपको इस शख्स पर निगाह डालनी होगी, और वो हैं इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। आप जानते हैं, इस मंच पर मैं आपको बार बार बताता रहा हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू पर इस बात को लेकर आरोप है कि किस तरह से उन्होंने एक मीडिया हाउस को फायदा पहुंचाया ताकि अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स में उनके और उनकी पत्नी के बारे में अच्छी खबरें आईं। भ्रष्टाचार के मामलों में यह व्यक्ति पहले से घिरा हुआ है। इसके अलावा आए दिन सड़कों पर लोग देखिए किस तरह से उतर आते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। अब जिस शांति समझौते पर इस्राएल काम कर रहा है, इसका विरोध कोई और नहीं, उन्हीं के पार्टी के नेता कर रहे हैं। दोस्तों, इस बारे में बीबीसी क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। नेतन्याहू की अपनी लिकुद पार्टी के कुछ सदस्यों के अलावा 10 दक्षिणपंथी सदस्यों ने उन्हें युद्ध विराम का विरोध करते हुए एक चिट्ठी लिखी है। तो सवाल यह कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू आखिरी मौके पर यू टर्न मार लेंगे? क्या क्लाइमैक्स आते आते यह मामला बिखर जाएगा और एक बार फिर बेकसूर फलस्तीनी जो हैं वो गजा में मारे जाते रहेंगे? क्योंकि नेतन्याहू पर बेतहाशा दबाव है कि इस युद्ध विराम पर हस्ताक्षर मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात, क्या युद्ध विराम के बाद भी नेतन्याहू और उनकी इस्राएली सेना जो है वो लगातार बेकसूरों को मौत के घाट उतारती रहेगी? बहरहाल इस पूरे मामले में अमेरिका ने एक बहुत बड़े मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। इस मामले में अमेरिका की क्या भूमिका रही है दोस्तों, उसे भी समझना बहुत जरूरी है। जो बाइडेन का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जो बाइडेन, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनका विदेश मंत्रालय लगातार मिस्र और कतर में मंत्रणाएं कर रहा है। उनकी भूमिका के बारे में जो जानकारी मैं जुटा पाया हूं दोस्तों, वो अब मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका में गजा में युद्ध विराम और इस्राएली बंधकों की रिहाई के लिए इस्राएल और हमास के बीच समझौते की शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस युद्ध विराम के लिए चल रही बातचीत पर नजर रख रहे एक फलस्तीनी अधिकारी ने बीबीसी को यह जानकारी दी है। यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि समझौता तय होने के कगार पर है और उनका प्रशासन इस मामले पर तत्परता से काम कर रहा है। एक इस्राएली अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को भी बताया कि यह वार्ता अंतिम चरण में है
और कुछ ही घंटों या दिनों में समझौता संभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वार्ता में मध्यस्थता कर रहे कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी से सोमवार को बात की है। दोस्तों, ये सारा खेल जो है पर्दे के पीछे हो रहा है, और पर्दे के पीछे जो दिलचस्प खेल हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप भी उस खेल को जानना चाहेंगे। उसकी जानकारी कुछ देर बाद मैं आपको दूंगा, मगर मैं जानता हूं दोस्तों कि आपके जहन में एक सवाल होगा कि ये जो युद्ध विराम हो रहा है, आखिर ये युद्ध विराम किन शर्तों पर हो रहा है। तो एक एक करके तमाम पॉइंटर्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जो युद्ध विराम इस वक्त हमास और इस्राएल के बीच वजूद में आ रहा है, उसकी क्या क्या शर्तें हैं। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि समझौते के पहले दिन हमास 3 बंधकों को रिहा करेगा, जिसके बाद इस्राएल आबादी वाले क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर देगा। यानी कि इस हाथ दे और इस हाथ ले, और इसकी शुरुआत 3 बंधकों के साथ होने वाली है। शर्त नंबर 2, और यह शर्त नंबर 2 7 दिनों बाद वजूद में आती है। इसके 7 दिन बाद हमास 4 अन्य बंधकों को रिहा कर देगा, और इस्राएल दक्षिणी इलाकों से विस्थापित लोगों को उत्तर की तरफ लौटने की अनुमति देगा, लेकिन वो केवल तटीय इलाकों की सड़कों से पैदल चलते हुए जा सकते हैं। यानी कि लोगों की जो आवाजाही होगी वो चरणबद्ध तरीके से होगी, वो एक क्रोनोलॉजी के अंतर्गत होगी। इसके बाद लोगों के बाद बारी आती है पशुओं की और बाकी चीजों की। आपके सामने कार, पशुओं द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियां और ट्रकों को सलाह अल दीन रोड के साथ वाली सड़क से गुजरने की अनुमति होगी। इस पर कतर और मिस्र की तकनीकी सुरक्षा टीम के संचालन में चलने वाले एक्सरे मशीन से निगरानी की जाएगी। यानी कि इस मामले में कतर और मिस्र एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। उनके एक्सरे मशीन जमीन पर होंगे, ताकि जो भी सामान इधर से उधर जाएगा उस पर संपूर्ण निगरानी रखी जाएगी। इसके बाद शर्तों का अगला पहलू, युद्ध विराम समझौते में यह प्रावधान भी शामिल है कि इस्राएली सेना फिलाडेल्फी कॉरिडोर में रहेगी और 42 दिनों के पहले चरण के दौरान पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर 800 मीटर का बफर जोन बनाए रखेगी। और इसके अलावा दोस्तों, इस्राएल भी अपनी तरफ से कई फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने वाला है। शर्तों का यह पहलू आपके स्क्रीन पर। इस समझौते के तहत इस्राएल ने 1000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर भी सहमति जताई है, जिनमें करीब 190 कैदी ऐसे हैं जो 15 साल या उससे भी कम समय से सजा काट रहे हैं। इसके बदले में हमास 34 बंधकों को रिहा करेगा। और यही नहीं दोस्तों, बातचीत अलग अलग चरण में होगी। यानी कि जैसे ही पहले चरण की बातचीत खत्म होती है, तो जमीन तैयार होगी दूसरे और तीसरे चरण की। बातचीत की शर्तों के मुताबिक पहला दौर जैसे ही खत्म होगा, उसके 16वें दिन दूसरे चरण की बातचीत शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जाहिर सी बात है दोस्तों, तीसरे चरण की बातचीत भी शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि पर्दे के पीछे का जो घटनाक्रम रहा है वो भी बहुत दिलचस्प रहा है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन भारत आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं उसका लिंक प्रधानमंत्री मोदी से नहीं है, मगर जेक सलिवन इस मामले में काफी व्यस्त रहे। पर्दे के पीछे वो कतार से मिस्र और मिस्र से कतार, इनके बीच लगातार बातचीत करते रहे। यही नहीं, हमास और इस्राएल के बीच में भी इन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। पर्दे के पीछे जो पूरा घटनाक्रम रहा है उसके बारे में अल जजीरा क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। ऐसी रिपोर्ट के बीच कि यह युद्ध विराम समझौता कभी भी हो सकता है, अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन ने कहा है कि समझौता इस सप्ताह हो सकता है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय में राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए अंतिम सप्ताह है। जेक सलिवन ने बताया कि बाइडेन मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से बात करने वाले हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ भी दोहा गए हुए हैं। दोस्तों, यही वजह है कि दोहा के कई जानकार कह रहे हैं कि अगर यह युद्ध विराम यहां तक पहुंचा है
तो उसमें इस शख्स यानी डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि इस युद्ध विराम में एक नाम सामने उभर कर आ रहा है जो खलनायक का किरदार निभा सकता है, और वो हैं इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। क्योंकि खुद उनकी पार्टी के सदस्य उन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप युद्ध विराम पर हस्ताक्षर मत कीजिए। दक्षिणपंथी पार्टी के कम से कम 10 ऐसे सदस्य हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू के पीछे पड़े हुए हैं। सवाल यह कि जिस तरह से उन पर पूरा दबाव बना हुआ है, जिस तरह से वो भ्रष्टाचार के केसेस का सामना कर रहे हैं, क्या आखिरी लम्हे में बेंजामिन नेतन्याहू यू टर्न ले लेंगे? हमें इंतजार होगा दोस्तों। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।